अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। दिन ब दिन तमाम तर सियासी सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। बात की जाए तो तमाम सियासी जमातें कहती हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका देना चाहिए। अब सबकी तारीफ अपनी है, हर बंदा अपनी अपनी डेफिनेशन बता रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो उनके यहाँ डेफिनेशन कुछ ऐसी नजर आती है कि मरियम नवाज और राना सनाउल्ला ये बात कहते हैं हमें इदारों से क्लीन चिट मिल गई है, और जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं जिन्हें सजा दी जाती है, सजा याफ्ता होते हैं, लेकिन उनके साथ इदारों का सलूक काफ़ी मुख्तलिफ नजर आता है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन हमें काफ़ी मुख्तलिफ नजर आती है, जैसे कि वो ये कहना चाह रहे हों कि हमारे तमाम तर केसेस ख़त्म कर देने चाहिए और वज़ीर आज़म हमारा ही मुंतखब होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेफिनेशन इससे मुनफरिद नजर आती है। वो ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन करने की भी इजाज़त दी जाए, हमें कॉर्नर मीटिंग्स करने की भी इजाज़त दी जाए, हमें जलसे करने की भी इजाज़त दी जाए। लेकिन अब यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि आइन और कानून की बात सब कर रहे हैं, लेकिन सब ने आइन और कानून की तारीफ अपने अंदाज में बना ली है, ख्वाह वो सियासी पार्टी हो या मजहबी पार्टी हो, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, सदर पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म को एक ख़त भी लिखा जिसमें क्रैक पॉइंट्स जो सबके सामने आए वो यही रहे कि वो ये चाहते हैं कि मसावी सलूक जो किया जा रहा है वो काफ़ी अच्छी बात है और तमाम पार्टीज़ के साथ होना चाहिए। निगरान हुकूमत किसी की जानिबदार नहीं होगी। इसी तरह से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी उन्होंने बात की है और आइन के आर्टिकल 14 का भी जिक्र किया है। फिर कुछ बात करते हैं बाबर अवान साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और इसी के साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब आज वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हुए नजर आए और कुछ बातों पर यकीन दहानी करवाने में भी कामयाब हुए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमें एनालिस्ट पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं आजम चौधरी साहब, नौशाद साहब, और इसी के साथ साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर गौहर साहब। मैं अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी बैरिस्टर गौहर साहब, आज आपकी मुलाकात रही है जो काफ़ी ज़ेर बहस भी रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी ज़्यादा हैं। आज की जो मुलाकात आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हुई है, आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुलाकात तो बड़े अच्छे माहौल में हुई है। हमें मौका मिला अपनी गुजारिशात सबमिट करने के लिए, फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और सारे मेंबरान साहिबान को। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी जो रिक्वेस्ट थी इलेक्शन कमीशन से, हमारी कुछ ऐसी गुजारिशात थी कि हमारा राइट है कि ये हक हमें दिया जाए जो कि हमें नहीं दिया जा रहा। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हमारा इस बात से था कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ नहीं है लेकिन इलेक्शन का जो डेट है वो नोटिफाई हो चुका है, तो इसलिए एक इलेक्शन का माहौल हो चुका है और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे पार्टीज के लिए, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जा रही किसी सूरत। आज तक हमें परमिशन के साथ भी, इवन हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दे दी, फिर भी जब पार्टी का कन्वेंशन करते हैं और लोगों के लिए कॉर्नर मीटिंग करते हैं और वो भी प्राइवेट में पार्टी वर्कर के घर पे होता है, फिर भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, तो ये तो गैर यूनियन गैर कानूनी है। इस तरीके से अगर इलेक्शन होंगे वो तो मुतनाज़ इलेक्शन होंगे। और हमने उनको ये भी कहा कि जी देखो, बाकी पार्टी और हमारे वाले में आप एक फर्क देखेंगे, बाकी को तो हर किस्म की इजाजत है, कैमरा पे भी आ रहे हैं, उनको सब कुछ मिला हुआ है जबकि हमें नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे एक ऑर्डर होगा और सारों जो सूबों के आईजी और चीफ सेक्रेटरीज है, शायद इनके कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे इशू हो जाएंगे जिससे हमारी जो ग्रीवियंस है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, आपने एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में आपने एक बात कही थी, आपने कहा था ये इलेक्शन जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो सिविल वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, आपने वर्ड यूज़ किया था कि अवाम वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट आएंगे, जबकि अली मोहम्मद खान और बाकी दीगर रहनुमाओं की जानिब से आपके इस बयानिए से वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इदारों के तकद्दुस का ख्याल रखते हैं, ये हमारा बयानिया नहीं है, ये बैरिस्टर गौहर साहब का अपना बयानिया हो सकता है। तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ही इस तरह के काफ़ी केसेस का सामना कर रही है, आप इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? देखिए, नहीं तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, नहीं मैंने कभी ऐसा कहा है। हम मीर साहब के प्रोग्राम में मैं आया और मुझसे ये नहीं पूछा गया है कि अब पीटीआई का बयानिया क्या होगा, वो जनरली ये पूछ रहे थे और हमारा क्वेश्चन का बेसिकली ये था कि जो मजहब कार्ड है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और फॉरेन लीडर जो है
वो एडजस्ट नहीं करने चाहिए। तो वो ओवरऑल सेंस में हमने ये कहा था कि देखो सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जब जाएंगे तो इसका पार्ट आएगा। हमने कभी भी नहीं कहा, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी नहीं रहा, न पहले न अभी है, नहीं हमारा नजरिए का कभी ऐसा है, न कभी हमने फोरम पे न कभी प्राइवेटली इस बात का इजहार किया कि पीटीआई की लड़ाई और झगड़ा जो है वो किसी एजेंसी के और किसी डिपार्टमेंट के साथ है। देखो जब जब इशारा दिया जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, फौज फिर भी हमारी थी, अभी भी हमारी है। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ बिकॉज ऑफ द आर्मी, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ कि हमारे घरों को और सारा सब कुछ को तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। इफ इट नॉट बीन फॉर आवर प्राउड आर्मी आई वुड नॉट हैव बीन हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो फिर आप इस बात को मानेंगे ना कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उनके कुछ करीबी साथियों ने और बिलखुसूस बुशरा बीबी ने जितना नुकसान पहुंचाया है और जिस तरह का एजेंडा जो रहा है, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने करीबी साथियों के मशवरों की वजह से आज ये दिन देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मेरा ख्याल है कि शायद किसी लोगों ने कोई ऐसी साजिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इतनी पॉपुलर पार्टी है वो और पाकिस्तान की कुछ एजेंसी या इदारे आपस के आमने सामने आए। क्या उस्मान बुज़दार को भी हायर करने में किसी की साजिश थी? फराह गोगी के मामला में भी क्या कोई साजिश की गई थी बैरिस्टर साहब? ये तो बड़े मासूमाना सी चीजें हैं। देखिए फराह गोगी को जिस तरह से डिफेंड किया गया, फिर उस्मान बुज़दार को जिस तरह से पंजाब में लाके हायर किया गया, क्या ये कोई साजिश थी? फिर बुशरा बीबी की जो डीलिंग्स चल रही थी, क्या ये कोई साजिश थी? जबकि खुद जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें बताया जा रहा था कि किस तरह से मुबैना तौर पर उन पर ये इल्जामात लगाए जा रहे थे, तो क्या ये बाहर से कोई बंदा साजिश कर रहा था? फायजा बुखारी साहब, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर होगी कि देखो ना, एज एंकर पर्सन जस्ट लुक इनटू द ग्राउंड रियलिटी रादर देन to make an observation which is against Sarakat, absolutely against Sarakat. So I do not agree what you say, but let me put it this way. हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन खान साहब ने कभी भी ऐसे कोई इकदाम नहीं किया, कभी भी नहीं। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बैरिस्टर साहब मौजूद थे लाइन पर जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब अपने पैनल की तरफ बढ़ना चाहूँगी जी। हम सबसे पहले बात करते हैं आजम साहब, एक तो ये कि लेवल प्लेइंग की डेफिनेशन बड़ी चेंज हो चुकी हुई है। हर बंदा कह रहा है कि मेरे हिसाब से अपनी डेफिनेशन है, पीपल्स पार्टी की कुछ और है। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी और तरह से डिफेंड कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने सुन लिया, बैरिस्टर साहब गो के बड़ी जल्दी में थे। तो आप इस लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? क्योंकि आइन और कानून की जिस तरह से डेफिनेशन हर बंदे ने अपने हिसाब से बना ली है, वो मजहबी जमात हो या सियासी जमात हो, हम तो कंफ्यूज हो गए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फ़ायदा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड कोई आज कोई नई बात नहीं है। आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पीछे जाएं, आपको हर इंतखाबात में इस किस्म के कोई ना कोई मसाइल नज़र आएंगे, इस किस्म के मुतालबात नज़र आएंगे। आप 2002 से अगर मैं शुरू हो 2002 में देखें, उस वक़्त ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई, बहुत सारे लोग निकल गए उसमें। 2008 में आए, उसमें डिग्रियों की मसाइल आ गए, उसमें जाली डिग्रियां आ गई, बहुत सारे लोग उसमें निकल गए। अच्छा जी, इसी तरह चलते चलते 2018 पे आ जाए, उसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज गिरफ्तार थी, उन पर करप्शन के चार्जेस से। उसके अलावा दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी उनको नाहल कर दिया गया। इस किस्म के मसाइल माजी में भी रहे हैं। अब आ जाते हैं 2023 में। 2023 में भी तमाम पार्टियां इस वक्त, पहले मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रही है, अब बाकी पार्टियां वर्सेस मुस्लिम लीग नून वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के शायद जो उनके मुतालबात थे शायद उनको पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें, उनको अभी तक वो अपने मुतालबात पूरे होते हुए अपना लेवल वो वाला नहीं मिलता। अब है क्या, जिसको एक किसी के लिए तो हमवार एक बनाई जाती है ग्राउंड, किसी के आगे गड़े होते हैं। अब 2018 के 2023 में एक थोड़ा सा फ़र्क है। 2018 में जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा गिरफ्तार थी, उस वक़्त भी लोगों को पार्टी में इधर उधर ज्वाइन करवाया जा रहा था। वो जो पीटीआई के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी, आप देखें वो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे जो पीटीआई के अंदर आए थे, लेकिन उस वक़्त पकड़ धकड़ नहीं थी, उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उस वक़्त 9 मई नहीं था, उस वक़्त थोड़े से हालात मुख्तलिफ थे। 2023 के अंदर एक मेजर फैक्टर आ गया 9 मई। 9 मई की आड़ में हमारे निगरान हुकूमतों ने और हमारी पुलिस ने, इन लोगों ने, इसमें उन्होंने लिमिट्स को भी क्रॉस किया, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल कारकुन है, देखें जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक आप ट्रीट करें, उनके चलान अदालतों में जाएं, उनके तफ्तीशें भी सारा कुछ। लेकिन जो सियासी कारकुन, जो सियासी बात तो सुन लिया करें ना, जो सियासी कारकुन है उसको जो पॉलिटिकल रोल है उसकी इजाजत है। ये जो अभी बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी मुलाकात, उसका क्रक्स यही है
कि जो बाकी पार्टियों को जो पॉलिटिकल एक लेवल दिया जाएगा, ग्राउंड दी जाएगी इंतखाबी सियासत के लिए, वो बाकी इनको पीटीआई को भी दी जाए। ठीक है। और वो सबका हक है और वो मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आप किसी की हक तलफी करेंगे, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, आप अपने पूरे इंतखाबी निज़ाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो क्या जरूरत है क्वेश्चन मार्क लगाने की? आप सबको जो है ना इंतखाबात में जाने की वो खुली इजाजत दें। नौशाद साहब, एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है ना, कहते हैं मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। आज मुझे बैरिस्टर साहब से बात करके कुछ ऐसा महसूस हुआ ना कि जब उनसे मैंने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि जी साजिश थी। तो क्या उस्मान बुज़दार को हायर करना, उसकी नालायकियों को छुपाना, ये भी बाहर से किसी ने साजिश की थी? फराह गोगी को एज अ प्राइम मिनिस्टर आके मीडिया पे डिफेंड करना, ये भी किसी ने साजिश की थी? और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिस तरह से मुर्तकिब हुए सानिया नौमही, और जिस तरह से आज वो तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्या ये भी किसी की साजिश थी? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने भी वैसे थोड़ी देर पहले वो कड़वा कड़वा थू थू, और क्योंकि जब आप नून लीग की लेवल प्लेइंग फील्ड अपनी मर्जी से आपने डिफाइन की, फिर आपने नहीं, मैंने अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं की। यहाँ मैं वो चॉइस वाली बात है, थोड़ा बर्दाश्त भी किया करें। फिर जब आपने पीटीआई की बारी आई ना, आपने थोड़ी सी डंडी मार दी। वो डंडी क्या थी जी? वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेते, भाई ऐसे नहीं है। वो भी केसेस ही खत्म कराना चाहते हैं, वो भी चीखें ऐसे नहीं पड़ रही। ये सारी चीखें इसी तरह की है, यही चीखें नवाज लीग की भी थी, यही चीखें पीपल्स पार्टी की भी हो सकती हैं। सो ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसी सिचुएशन में, इसमें जो चॉइस साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया ना कि 18 के और 23 के हालात में एक बड़ा मेजर डिफरेंस जो है ना वो 9 मई है। एग्जैक्टली। अब ये 9 मई एक ऐसी चीज है कि ये तय करेगा कि मामलात 2023 में किस तरफ जा रहे हैं। अब आप बात कर रही हैं मुझसे कि 2018 के बाद जो हुकूमत बनी, थोड़ा सा चॉइस साहब ने उसके बारे में वो जहाज भर के लाने, लोगों को शामिल कराने, और मुझे वो याद है वो वक्त जब टीवी स्क्रीनों पे होता था, आज 54 MNA छोड़ के जा रहे हैं नून लीग के, आज रात को ये होने जा रहा है, जहांगीर तरीन की बड़ी अहम मुलाकातें हैं। हाँ, ये सियासत का एक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तकलीफ दे पहलू है, लेकिन ये है हकीकत। और ये हम तो मैंने तो जब से होश संभाली है मैं इसी तरह के मामला देखता आ रहा हूँ। मैंने 90 की सियासत को बहुत गौर से करीब से देखा है। ये ऑलमोस्ट उस जैसा था। थोड़ा सा बेहतरी आई थी जो हमें कहीं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आई थी, तो एक थर्ड पार्टी पैदा की गई और उसके बाद एक नया रुख इख्तियार कर लिया गया। जो कोई थोड़ा बहुत पानी पड़ा था वो उसके वो ठंडा किया गया था, आग को वो नए सिरे से बढ़ा दी गई। अब आप बात कर रही हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई, देखिए फ्लॉलेस हुकूमत कोई नहीं कर सकता, ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि हम इंसान हैं, लीडर्स भी इंसान होते हैं, गलतियां सबसे तमाम जगहों पे इस तरह के मामलात होते हैं। आप कह सकती हैं, यस, कहा जा सकता है कि बुज़दार साहब क्यों अपॉइंट हुए, किस तरह से आए, किस तरह उनको लाया गया, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को। वैसे तो अलीम खान साहब ने भी बहुत ओपनली ये बात कही है कि मैंने पूरी फाइल तैयार करके मैंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दी जी। लेकिन उसके उल्टा असर यह हुआ कि मैं मुझे जेल जाना पड़ गया, मुझे पे नैब पड़ गई। लेकिन मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो ये गाहे बगाहे इमरान खान साहब को, यहाँ पे कोई छुपी हुई बात नहीं थी। गोगी साहिबा वाला मामला भी छुपा हुआ नहीं था। यहाँ आपको बताऊं, तारीख में पहली दफा हमने ये देखा कि कमिश्नर्स और DCOs जो हैं वो भी पैसे लेके लग रहे थे। ये एक वक्त ये भी आ गया। मसला सिर्फ ये है, देखिए कि हमने ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद आप जब भी नाने हुकूमत संभालते हैं तो गलतियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं। अक्लमंदी ये है जो मेरी नज़र में जो दो पार्टियां हैं, चूंकि वो 90 की दिहाई में बाहम दस्तो गिरबान रही, ये इसी तरह का माहौल भी हमने देखा, उन्होंने सीखा। असल बात है सीखने की। मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ पैदा हुई जिस दिन उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुई। वो वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्चुअली सियासत में आंख खोली। उससे पहले के मामला को हम छोड़ देते हैं, मेरी नजर, मेरी जाती राय। अब वो छोटा सा बच्चा था, बीच में आ गया। अब मुझे नहीं पता ये नमूनिया है या पोलियो है, ये दो मुख्तलिफ चीजें। अब ये 9 मई तहरीक इंसाफ के लिए पोलियो बनता है या ये नमूनिया बनता है और वो इससे रिकवर करती है। ये बड़ी अहम पॉइंट, क्योंकि जो खान साहब ने अदम एतमाद के बाद जो रविश ली, मिसाल के तौर पे मैं आपको, बहुत डिफरेंट होती आपकी सियासत अगर वो असम्बली में बैठते, वो असम्बलियां तहलील ना करते। दो असम्बलियां, चौधरी परवेज इलाही उन्हें कहते रहे कि असम्बली को तहलील ना करें आप।
चौधरी परवेज इलाही के अलावा भी ये जो थोड़ी सी जो रंजिशें पैदा हुई हैं, ये उनके दरीना साथी जो कुछ चंद बड़े बड़े हैं, परवेज खटक साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये छोड़ के गए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो ये नहीं समझते थे कि जब आप मैंडेट लेके पार्लियामान में आते हैं, आप अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने आपको वोट देके यहाँ पहुंचाया, आप उनके साथ ज्यादती करेंगे कि आप उनका मैंडेट खुद अपने पांव से रोमते हुए निकल जाएं। तो अब जो मसला है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये सारा है पॉलिटिकल स्टंट, ठीक, जो मैं आपको बार बार कहता। अब मुझे तो लगता ही है कि अनकरीब आपने मुझे वो दे देनी है, कई दे देनी है कि जनाब तुसी कर दो लेवल प्लेइंग। हम इतनी डिस्कशन ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे कर चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ आर्ग्यूमेंट होता है, सबको सब पता है। आप बताएं, पीपल्स पार्टी कोई नई जमात है, पीपल्स पार्टी को नई जमात नहीं है, नून लीग नई जमात नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी ये तहरीक इंसाफ के बारे में भी कहना चाहिए कि वो रगड़ा खा रही है, उसको भी समझ आनी शुरू होगी। उसके अलावा तमाम जमातें, जहाँ MKM हो गई, JUI हो गई, ये नई जमातें जो अलीम खान वगैरह की बनी है, या परवेज, ये सब पुराने सियासत है। इन सबको पता है कि पाकिस्तान का जो कारोबार सियासत है, ये खेल जो सियासत का है, ये किस तरह से चल रहा है, और ये इसी तरह ही चलता रहेगा। अभी इसके अंदर कोई बहुत बेहतरी के आसार नहीं है। थे चार्टर डेमोक्रेसी के बाद टू सम एक्सटेंट कुछ आए, लेकिन वो फिर खराब कर दिए गए। अब नए सिरे से शायद हो सकता है कि चार्टर डेमोक्रेसी के अंदर कुछ और जमातें शामिल हो तो को बेहतरी आ सके, अदरवाइज बेहतरी की कोई इम्कान नहीं। आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। चले, नौशाद साहब ने इतना कह दिया कि तहरीक इंसाफ अब इस सफर में नई आई है, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ अब इतना मार्जिन तो दे दिया ना कि बेचारे पुराने खिलाड़ी नहीं है। आजम चौधरी साहब, हमने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे उन्होंने कहा कि हम तो डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, ये तो वो बातें हैं जो हमारे सियासी लीडरान खुद कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप दोनों हजरात से पूछ के इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूं। आज निगरान वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा गया, जिसमें सदर पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों को बड़ा हाईलाइट किया, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप, पहले तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपका रवैया काफ़ी अच्छा रहा, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से गैर जानबदार होकर ये काम किया जाएगा, और किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो ऐसी नज़र नहीं आएगी कि जिससे ये लगे कि आप किसी की साइड ले रहे हैं। ये रवायत या ये तरीकाकार आप कैसे देखते हैं? आइन के आर्टिकल 14 का हवाला भी उन्होंने अपने लेटर में दिया हुआ है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि खत लिखने की नौबत क्यों आई, उसकी क्यों नहीं लिख सकते सदर पाकिस्तान? नहीं, उसकी नौबत क्यों आई, लिख सकते हैं, नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि निगरान हुकूमतों में आप देखें जानबदारी वाज़ेह तौर पर नजर आई जी। जब निगरान हुकूमतों में जानबदारी का एक अंसर नजर आया, उसके बाद सदर को जरूरत पड़ी कि खत लिखने की। जो उनके अच्छे इकदाम है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन जो इस वक्त सबका मुतालबा है कि तमाम सियासी जमातों को एक बराबरी की सतह पे इंतखाबी सियासत में जाने का वो हक मिलना चाहिए। सदर मुमलिकत ने अपने खाते में उसी चीज़ का हवाला दिया। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, मैं एक अदारे की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं बड़े दावे से, मैंने जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनसे भी ये पूछा था कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे इंश्योर करेंगे। आपकी जो पसंद की बात होती है, हुकूमतों के पसंद की बात होती है, उसको आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जहाँ पे जर्नलिस्ट को तनकीद करे, आपको बुरा लगता है, आप उस जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई शुरू कर देते हैं, उन अदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर। अच्छा, ये नए रवैये नहीं है, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, अब 2018 के इलेक्शन से पहले जाए, उसके बाद भी आए। उस वक़्त जो अदारे हुकूमतों पर तनकीद करते थे, उन अदारों को ऑफ एयर कर दिया जाता था, केबल से उनको टीवी को बंद कर दिया जाता था, उन एंकरों को ऑफ एयर करके घरों में बिठा दिया जाता था। वही सारा सिलसिला हम आज भी देख रहे हैं। हाँ, आज थोड़ा सा ये बड़ा है, आज गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, आज मुकदमात भी शुरू हो गए हैं जर्नलिस्टों के ऊपर। देखिए, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, और कानून का जो रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में, उसको भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। और इंतखाबी सियासत के हवाले से जो सदर मुमलिकत हवाला दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो आईनी हक है सबका, और वो सबको मिलना चाहिए। इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थे। निगरान हुकूमतों का काम क्या है? सिर्फ इंतखाबात कराना, और रोज़मर्रा के जो डेली अफेयर्स हैं मुल्क के, उनको सुपरवाइज करना। लेकिन वो जिस तरह सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ वो अपने इख्तियार से तजावज़ करती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से ये खत लिखना पड़ा। ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा नौशाद साहब? देखिए, जहाँ पे निगरान सेटअप की जिम्मेदारी सिर्फ अगर इंतखाबात करवाने हैं, और फिर हमने देखा था ये भी बात की जा रही थी वो किस तरह से डील्स कर रहे हैं, या तमाम तर चीज़ों को, फंड्स को यूज़ बेसिकली किया जा रहा है, ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? और ये सवाल कौन पूछेगा कि आपने आया किस कानून के तहत या आइन के किस आर्टिकल के तहत आपके पास ये राइट था कि आपने तो इलेक्शन करवाना था और आपने ये चीज़ें यूज़ की हैं? पहली बात तो ये है कि अपनी गलतफहमी और खुशफहमी दूर कर लें। जी जी। जो इस वक्त की निगरान हुकूमत है, जो इस वक्त चल रही है, वो कानून के मुताबिक जो पास किया गया है गुज़िश्ता PDM की हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि इलेक्शन के मामलात जो हैं, जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है, निगरान हुकूमतें कुछ
तवालत पकड़ेंगी। ठीक है, अबूरी हुकूमत उस दौरान IMF से मामला तय करने भी मामला थे, और उस दौरान जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसी से आपको उम्मीद थी कि कुछ इन्वेस्टमेंट ले ली जाए, तो वो निगरान हुकूमत, अगर गुज़िश्ता निगरान हुकूमतों की बात की जाए, जी। मैं चौधरी साहब की तरह ना, मैं भी ये बता दूं कि मैं निगरान हुकूमतों के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ ज़ाती तौर पे, लेकिन ये जो इस वक्त निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, ये आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके पास सिर्फ इलेक्शन कराने का मैंडेट नहीं है, ना ही रोज़मर्रा के मामूल के काम करने का। ये थोड़ा सा इनको एडवांटेज दिया गया है, जो कानून के मुताबिक जो थोड़ा ज्यादा भी था, और उसको कर्टेल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन कानून के मुताबिक है। अब अगर वो सियासी मामलात में मुलविस हो, मिसाल के तौर पे वो किसी की तरफ टिल्ट शो करें, या वो किसी को ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, तो फिर आप उनको आर्गुमेंट कर सकते। लेकिन जो मामलात उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, रोजमर्रा से हटकर भी कुछ वो करने की, चूंकि उनके पास वो है और उनकी काबीना एम्पावर्ड है, तो आप क्या समझते हैं उसी तरह जिस तरह इलेक्टेड काबीना है, आइन से नावाकिफ होंगे, या वो इस बात को नहीं जानते होंगे कि इनको जाते हुए इख्तियारात देकर गए, तो फिर उन्होंने ये लेटर में क्यों मेंशन किया कि फंड इस तरह से इस्तेमाल किए? सदर पाकिस्तान का मैं नहीं समझता कि फंड्स के इस्तेमाल का कोई मामला है ये। तो अब आप वही बात है, ये तो फंड के इस्तेमाल का मामला, तो वो परवेज अली साहब को बेचारे वो अपने रूटीन के अंदर जो फंड का अच्छा, एक और बात, लोगों की इतनी कॉमन सेंस की इतनी कमी है, जो फंड आज इस्तेमाल होते हैं भाई, वो 3 माह 4 माह पहले अप्रूव होते हैं, उससे भी 6 माह पहले वो कहीं किसी खाते में आते हैं, उससे कोई साल पहले उसका कोई पीसी, पता नहीं लोगों को वर्किंग एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ये ऐसे नहीं होता, जो फंड आज लग रहे होते हैं एक सिस्टमाटिक वे में होते हैं। जब इस तरह के ऑफिशियल लेटर्स लिखे जा रहे होते हैं, तो क्या इन चीजों को नहीं देखा जा रहा होता? नहीं, ये देखा, ये प्रेशर डालने का टैक्टिक है, उनको पता है इस बात का। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने थोड़ी सी फिर सदर के उसमें से ना थोड़ी सी डंडी मार ली। सदर ने क्लियरली बात की है, जो कि विफाक के उसके होने के नाते उन्होंने PTI मेंशन करके बात की है। ठीक है, अगर वो PTI मेंशन किए बगैर बात करते तो मैं उनकी बात की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि सदर मुमलिकत है, वो ये कर सकते हैं, वो PTI भी मेंशन करते हैं, लेकिन PTI की बात मेंशन करने से फिर ये लगा कि वो PTI के सदर हैं। अगर वो PTI को मेंशन ना करते तो शायद मुझे लगता कि हाँ नहीं, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, ये करना चाहिए। सो ये जो मामला है, ये जितना प्रेशर ये जो है, ये चौधरी साहब का ख्याल है कि कोई की जरूरत क्यों पेश है, ये जरूरत का मसला नहीं है। मैंने कल जिस तरह पीपल्स पार्टी ये जो शोर डाल के ना वो हिस्सा अपना पाई वाली बात की थी ना, इसी तरह ये वाली भी जो गेम है ना, ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, अदरवाइज कोई मामला नहीं है, फर्क कोई नहीं है। वो केसेस मौजूद हैं, PTI कोई अलग से किसी स्टेटस में नहीं है, उसके केसेस, उसके ऊपर मजीद मामला 9 मई का है, which is not only criminal thing, that is against national interest, that is against some institution, तो वो स्वेयर है मामला। उसके अलावा बाकी भी केसेस का मामला, प्रेशर डालने का मकसद ये है कि थोड़ा सा जरा मतलब कोई हमें भी कुछ। चलें, ये आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब निशात साहब ने भी जहाँ इतनी डंडियों का जिक्र किया, एक छोटी सी डंडी का मैं भी जिक्र कर देती हूँ। बड़े मासूम लगते हैं ना मुझे निशात साहब कभी कभी। देखिए, वो अगर सदर पाकिस्तान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अगर बात कर रहे हैं, या उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक खास जमात को सदर पाकिस्तान ने मेंशन किया, तो फिर देखिए जितनी सख्ती इस वक्त तहरीक इंसाफ पे की हुई है, इतनी तो फिर किसी और जमात पे नहीं है ना, कि आपकी वर्कर्स को कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है। हमने कितने कन्वेंशंस को याद कर लिया कि फला फला जगह पे रोक दिया गया, आपको कोऑर्डिनेट मीटिंग करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर इतना तो मार्जिन दे ना उधर पूछने के बाद मेरे से भी बात कर लीजिए। 75 साल से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, 75 साल से। जब भी कोई सिविल हुकूमत किसी ट्रैक पे गई है, उसके सामने बेशुमार कांटे आ गए जी। अब देखें, अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत देखें, जिन्हें के फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया, उस वक्त से आप शुरू से पीछे भी आप चले जाए, सिविल हुकूमतों को काम नहीं करने दिया गया पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान में कुछ 3 कंसेक्टिव पार्लियामेंट अपना काम पूरा कर जाए, मैं समझता हूँ जमहूरियत आपकी इतनी स्ट्रेंथन हो जाएगी, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। लेकिन मसला यही है, कोई वज़ीर आज़म उसको 3 साढ़े 3 साल से ज़्यादा नहीं चलने दिया जाता, कोई हुकूमत है उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते। ये तो बड़ी मुश्किल से ये 2-3 हुकूमतों के 5-5 साल हुए, लेकिन किसी वज़ीर आज़म के 5 साल फिर भी नहीं हुए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। ये सारा कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, फिर किसी ना किसी फेवरेट पार्टी को, किसी ना किसी फेवरेट शख्सियत को, उसको तैयार करके उसको लाया जाता है। और जितने भी आप कोई 8-10 हुकूमतें माजी की उठा के देख लें, जितने भी वज़ीर आज़म, जितनी भी पार्टियां आई हैं, वो मैन मेड ही है, वो ऑर्गेनिक वे से नहीं आई, उनको तैयार किया गया,
उनको लीडरशिप जो है ना वो अवाम के सामने शो की गई, ये जी बहुत बड़े लीडर हैं, अवाम ने उस ट्रक की बत्ती पीछे अवाम लगी है। 3-4 साल बाद अवाम को बताया जाता है कि नहीं जी ये तो बहुत करप्ट था, ये तो मुल्क दुश्मन भी था, ये तो पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट भी था। अवाम का फिर रुख तब्दील कर दिया जाता है। खुदारा अब हम बाज आ जाएं, अब हम इस निजाम मजे की बात ये वो जिसको करप्ट साबित किया जाता है वो फिर आगे वज़ीर आज़म बन जाता है। अब मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है और मजे की खूबसूरत बात है कि नुशाद साहब भी आज वही बातें कर रहे हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से और निगरान वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट के हवाले से। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक वतन का है। इसलिए रियासत पाकिस्तान ने इन अफराद को 1 नवंबर से वापस अपने ममालिक में भेजने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जिनमें अक्सरियत अफ़गान शहरियों की है। दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अक्सर अफराद का ताल्लुक इन्हीं गैर कानूनी तारीक वतन से है। इसलिए रियासत पाकिस्तान ने इन अफराद को 1 नवंबर से वापस अपने ममालिक में भेजने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का किसी का कोई दबाव नहीं है। ये एक अपने जहनों से निकाल लें कि पाकिस्तान पे अमेरिका या कोई और मुल्क दबाव डाल सकता है। क्यों दबाव डालेगा और कैसे डालेगा? पाकिस्तान पे किसी का दबाव नहीं है और हमने जितना बड़ा दिल का मुजाहरा किया, आपको यहाँ पर जगह दी और उसके बाद जब हमने आपसे जाने का मुतालबा किया तो उसके बरक्स हमें क्या मिला? जैसे हमने देखा कि निगरान हुकूमत का ये फैसला सामने आया कि अब अफगान मुहाजिरीन को जाना चाहिए तो वहाँ से रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं मिला। गुज़िश्ता 1 माह में 8 बड़े हमले हुए हैं और इन हमलों के दौरान अगर तमाम तर चीज़ों को वापस जाके जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके पीछे हमें अफगानिस्तान ही नज़र आता है। फिर अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से जिस तरह का रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है, दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इजाफा हुआ है। क्या ये आप हमें सिला दे रहे हैं हमारी मेहमान नवाजी का? और जब बात की जाती है मेहमान नवाजी के हवाले से तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क हमारा, सरजमीन हमारी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दहशतगर्दी आप कर रहे हैं। और आज जिस तरह से वज़ीर आज़म ने जो बात की है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अब हम आपके पत्थर का जवाब ईंट से देना जानते हैं। आज़म चौधरी साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान के हवाले से बात आती है, अफगान मुहाजिरीन का इनखला हम चाहते हैं कि वो वापस चले जाएं और सिर्फ पाकिस्तान जो था जिसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके इन्हें जगह दी है, बाकी ममालिक को देखा जाए जिसमें ईरान है, तुर्की है, कहीं पे भी आपको मुहाजिरीन के साथ इतना अच्छा सलूक करते हुए नजर नहीं आएंगे। बाकायदा एक बाउंड्री सेट की जाती है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद हमें देखते हैं कि अफगान हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन आता है, यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। देखिए, दुनिया का कोई मुल्क रेफ्यूजीज़ को किसी कानून के तहत या कोई रूल्स के तहत इजाज़त देता है और एक लिमिट वक्त की भी एक तयन किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अजीब बात है कि अफ़गानिस्तान के लोग देखें पिछली 4-5 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो उनको पाकिस्तान को कोई तकलीफ़ तब तक नहीं होनी थी अगर अफ़गानिस्तान के लोगों की जानिब से पाकिस्तान को तकलीफ़ ना पहुंचाई जाती। आप देखें जितनी दरअंदाजी हो रही है, जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जब कड़ियाँ मिलाते हैं अफ़गानिस्तान चली जाती है, जितनी स्मगलिंग कड़ियाँ बनाते हैं अफ़गानिस्तान जाती है, जितनी ड्रग आ रही है, असला आ रहा है, आप उसके पीछे जाते हैं, अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व होता है। अब मैं नहीं ये कहता कि तमाम अफ़गानी जो हैं वो गलत हैं, तमाम अफ़गानी जो हैं वो गैर कानूनी चीज़ों में मुलव्वस हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मुलव्वस हैं वो उसी कौम से तल्लक रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखें हमारे पास 8.5 लाख अफ़गानी, उन 35-40 लाख में 8.5 लाख वो है जिनके पास पाकिस्तान में रहने की कोई दस्तावेज़ात ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और उसकी वजह यह थी कि सरहद के ऊपर कोई रुकावट नहीं थी, रोक टोक नहीं थी, कभी उधर चले जाते थे कभी उधर। एक शनवारी कबीला है जो आधा कबीला अफ़गानिस्तान के अंदर बैठा है, आधा पाकिस्तान में बैठा है सरहद के ऊपर, और उन लोगों को खुली इजाज़त थी एक दूसरे उधर आने जाने की। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपनी इमिग्रेशन की शराइत वो थोड़ी सख्त की हैं तो साथ ही इंसानी हमदर्दी की बुनियाद और ये वो इस किस्म की चीज़ें उठना शुरू हो गई हैं। देखिए, इंसानी हमदर्दी दिखानी ज़रूरी है। आपने 40-50 साल अगर उनको या मेहमानवाजी की, आप भेजें उनको, थोड़ा सा इंसानी हमदर्दी को मद्देनज़र रखें, लेकिन इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब अगर स्टेप लिया है हुकूमत ने तो इसको बिल्कुल जिस तरह बाकी दुनिया ट्रीट करती है गैर कानूनी तारकीन वतन को, हमें भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। और जहाँ तक अफ़गान हुकूमत का मामला, देखें सारी दुनिया ने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि अफ़गान हुकूमत जब तालिबान की हुकूमत बनी है पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया। हमें कितने नफलों का स्वाब पहुंचा उस सपोर्ट करने का, क्योंकि हमारे जितने यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं
पाकिस्तान बार बार अफगान हुकूमत को कहता रहा कि इसमें अपना रोल प्ले करें और जो अफगानिस्तान के अंदर वो लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहे हैं उनका कला कमा करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत का साथ दे, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से अभी तक हमें कोई तावन नजर नहीं आया। नौशाद साहब, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं फिर उसके शर से भी बचिए, तो ये अब शर हमारी तरफ आना शुरू हो चुका हुआ है। जब से हमने ये सेटअप ये स्टार्ट किया है कि आपको वापस भेजना है, हमने देखा कि वहाँ पे जो ब्लैक मार्केट में असलहा था, अमेरिकन असला जो सेल हो रहा था वो पाकिस्तान में हमें नजर आता है, हमारी बेसिस पे हमला किया जाता है वहाँ नजर आता है। आज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जिस पे मैं चाहूँगी कि आप भी बात कीजिएगा, निगरान वजीर आजम ने पारा चनार को मेंशन किया और उन्होंने कहा कि किसी भी बंदे को सरहद पार से पाकिस्तान के 1 इंच पे भी कोई भी दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी अगर वो पारा चनार में कर रहे हैं। देखिए बात यह है, कुछ कोताहियाँ यकीनन हमारी रही हैं, आप उसको रियासत पर डाल दीजिए, हुकूमतों पर डाल दीजिए या पॉलिसी पर्सपेक्टिव से कह लीजिए। उसका नुकसान ये हुआ कि जब आप इस हद तक खुली इजाज़त दें कि आप कैंपों से निकल कर और मुल्क के कोने कोने में शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहाँ पर ये वाले अफ़गानी मौजूद ना हो, शायद ही कोई कारोबार ऐसा हो जिसके अंदर इन्होंने अपनी जड़ें ना पकड़ी हों, शायद ही कोई ऐसा मामला हो जिसके अंदर अफ़गानी इन्वॉल्व ना हो, तो फिर अल्टीमेटली आपको मैं कतलामी लाहौर के अंदर बाकायदा जरगे शुरू कर दिए थे कुछ अफगानियों ने। हाँ जी, वो भी बिल्कुल देखें ना आप, ये किस हद तक ये मामला बढ़ जाता है। आप देखें, आप अगवा बंदा होता है, आपको अफगानिस्तान से अफगानिस्तान नंबरों से कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो अभी मेंशन किया है कि जराइम की एक लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर जब आप उसका खुरा ढूंढना शुरू करते हैं तो वो अफगानियों को मिल जाता है। लेकिन इस सारे पर्सपेक्टिव में मैं ज़ाती तौर पे मैं बताऊं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो वीडियो थी जिसके अंदर वो जब हमारी करेंसी जो है वो, मज़े की बात ये है हमारे यहाँ से डॉलर ले जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो डॉलर के अलावा आपसे कारोबार ही करना बंद कर दिया था कि डॉलर ही हमें मिलेंगे। वो अगवा करने वाले भी डॉलर में तावान मांगते थे जी। हमें ही हमारा ही खून चूस कर हमें ही हमारा ही सत्यानाश करते हुए वो साथ आगे से क्या कह रहे हैं, ये देखो पाकिस्तानी करेंसी क्या वक़्त हो गई है और ये हो गई है। मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे वो बात थी। बात ये है, और उसके बाद जो मुझे जो बुरी लगी बात वो ये थी, ये जो अभी तालिबान की हुकूमत की बात होती है, हमारे वज़ीर ख़ारजा, मैं हैरान रह गया उनकी इस ज़ुबान पर। डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव के अंदर ये इस तरह की ज़ुबान नहीं बोली जाती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उतना करे जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। धमकी मतलब आप वो कहते हैं ना, मेरी बिल्ली मुझी को मैं आऊं। बर्दाश्त का जो लफ्ज़ है ना, ये मेरे लिए बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त था एक्चुअली। और मज़े की बात यह है कि ये बात करने के एग्जैक्टली 1 दिन गुजरने की देर थी और उसके बाद आप ये 2-3 जो बड़े हमले अभी ये रिसेंट हुए हैं जिनके ऊपर वो हुए हैं। वज़ीर आज़म, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जब ऑन द रिकॉर्ड कोई बात कह देता है ना, तो उसके पीछे तमाम तर हकाइक मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो तमाम तर हकाइक हैं जो बारहा अफगान हुकूमत को दिए गए हैं। यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी ओपन उन्हें कहा कि आप इंसान बन जाएं, इससे ज्यादा कुछ इससे ज्यादा कोई बात की नहीं जा सकती। लेकिन मसला ये है, कत्लेआम करके चले जाते हैं यहाँ से वहां जाके मसला सिर्फ ये है कि हमने अपने कारोबार ज़िंदगी को इस हद तक ख़राब कर लिया है, हमने अपने निज़ाम को इस हद तक ख़राब कर लिया है कि उसके अंदर इस तरह की जो रूट्स पैदा करने वाला मामला है अफगानिस्तान की, उसके अंदर इन्वॉल्व बड़ी आसान हो चुकी है। आप देखिए, मैं अभी गुज़िश्ता दिनों ये जब ये बात कर दी गई, अभी ये डेडलाइन करीब थी, तो उससे 1-2 रात पहले एक वीडियो आई, आपने देखी होगी कि एक MNA साहब ने नादरा की वैन लगवाई हुई है और वहाँ पे जनाब वो एक आम आदमी जाए कह रहा है कि जनाब वो ID कार्ड बना रहे हैं। हमारे यहाँ का निज़ाम भी सारे का सारा सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। सो मेरे नज़र में जो आज़म साहब ने बात की है कि अब जब हमने ये फैसला कर लिया है, अब इसके अंदर किसी सूरत इस पॉलिसी में तब्दीली नहीं आनी चाहिए जब तक ये मामला 100% खत्म ना हो जाए। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहता ठीक है जो क्रिमिनल हैं, जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ तो जो सलूक होना चाहिए वो होना चाहिए। जो लोग नहीं हैं, जो जिस तरह आज़म साहब ने कहा, वैसे तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, अगर आप किसी उस तरह की एक्टिविटी में नहीं है फिर आप इलीगल रहते ही नहीं है और फिर आप अपने वतन भी वापस चले जाते हैं। आपको रहने की जरूरत है, कह रहे हैं कि उनके मुल्क के हालात भी ठीक हो गए, आपको काफी हालात बेहतर है ना। आपका मसला ये है, बात थोड़ी देर पहले जब वो बात हो रही थी ना, असल में उन लोगों ने बना लिया पाकिस्तान को दुबई, ठीक है ना। अभी ये चौधरी साहब जो बात कर रहे थे कि उनका तो 9 घर
घर के फर्द हैं या 11 घर फर्द हैं या 12 फर्द हैं, वो सारे के सारे जो है वो काम कर रहे हैं और यहाँ से जरे वो बदला कमा के तो वो लेके जा रहे हैं। अब उनको जिक्र भी पहुंचती है, फिर उनके बिहाफ पे ये जो एनजीओज और फलां और ये जो इदारे, ये समाजी इदारे, ये बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं, डॉलर कमा रहे होते हैं, उनको तकलीफ है, फिर वो इसकी कैंपेन के पीछे आ जाते हैं। भाई रियासत पाकिस्तान आपको क्या कह रही है? बड़ी सिंपल सी बात है यार, दुनिया आज कोर्ट में जज ने कहा कि वो कौन सा मुल्क है दुनिया का जो वीजा खत्म होने के बाद रहने की इजाजत है, ये सिर्फ हम ही है। ये किस तरह इस बात पे क्या कॉम्प्रोमाइज है? तो गैर कानूनी तौर पर आप कह रहे हैं कि जो बंदे नहीं है आप वापस चले जाएं भाई, इज्जत के साथ चले जाए, नहीं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा हमने कहा कि हमने तो नहीं कहा कि जो कानूनी तौर पर मुकीम है उनको दोबारा आना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, प्रॉपर तरीके प्रोसीजर के साथ आए, बस उसके अलावा तो कोई गुफ्तगू नहीं। और उसके ऊपर इतना शोर शराबे की कोई सेंस ही नहीं है। फिर उनके वजीर आजम ने बयान दे दिया, उनके जनाब वजीर खारजा साहब इस तरह की गुफ्तगू करे। असल मसला ये है कि इसके जरिए बहुत सारे मामलात लोग भूल जाते हैं इस बात को कि जब ये तालिबान के मामलात थे वहां भारत पूरे तरीके से वहां पे जो सफारत खाने कायम करके इस दहशतगर्दी की पूरे सिस्टम को उन्होंने चलाया था। हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए पंपिंग की जा रही थी, पैसा आ रहा था। अब उनको पता लगेगा यहां पे उनकी रोड ही नहीं है तो वहां पैसे कौन देगा, फिर इंडिया कैसे पैसे देगा? बिल्कुल। तो ये जो इस तरह के मामलात हैं इसको बहुत स्ट्रिक्ट आयरन हैंड्स के साथ करना चाहिए। बस ये जरूर मैं कहूंगा कि जो लोग किसी उसमें एक्टिविटी में उनको इज्जत एहतराम के साथ कहेंगे आप जा सकते हैं जी, जाएं, बराए मेहरबानी, और फैसिलिटेट भी कर दें यार, को बस ढूंढ दें, ट्रक ढूंढ दें, कुछ चीज कर दें, वो कर दें। और कितना करेंगे? आदर साहब, करेंसी आपको हमारी पसंद नहीं है और गेम एक थी क्रिकेट के हद तक, मैच आप जीतते हैं तो आप इंडिया के साथ भंगड़े ऐसे डाल रहे हैं जैसे बंदा कहता है पता नहीं पाकिस्तान ने आपका पे कत्लेआम कर दिया। कत्लेआम हमारे लोगों का कर रहे हैं, दुबई में जो हमारा चूस रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद आप हमें ही आंखें दिखा रहे हैं और आपने कहा कि सबसे बड़ा जो अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि इस टास्क को कंप्लीट अब कैसे किया जाएगा, क्योंकि अब तो खुल के सामने आ गई ना सारी चीजें। अगर हम गिनने बैठेंगे तो फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज्यादा है कि कहां कहां क्या क्या चीजें अफगानिस्तान से होती रही और टिल अब तक हो रही हैं। देखें, जब रियासत को ठान लेती है तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं होती कि रियासत उसको पूरा ना कर पाए। अब यही बात अभी शाह साहब ये बात कर रहे थे, मैंने भी अर्ज़ किया कि अगर रियासत ने एक काम शुरू किया है उसको पाया तकमील तक पहुँचाए। रुकावट रियासत के सामने कहाँ पे आएगी? जब बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें सामने आके खड़ी हो जाएंगी, जब वो आगे प्रेशराइज करेंगे, कभी कहीं पे इंसानी हमदर्दियाँ आ जाएंगी, कहीं पे उनके अपने एजेंडे आ जाएंगे, जब वो उनकी वजह से फिर हमें जो है ना मजबूरन अपने इकदामात वापस लेने पड़ते हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म कहता है हम पे किसी का दबाव नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारी निगरान हुकूमत है वो ये काम इसलिए कर सकती है कि उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनके कई मसाइल होते हैं, उनके सामने एजेंडे भी होते हैं। हमारे जिस तरह पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे बहुत सारे सियासतदान भी हैं जिनके सारा उनका दारोमदार अफगानी वोटों के ऊपर है। देखिए उनके अपने सियासी मसाइल आ जाते हैं, लेकिन निगरानी भेड़ों के खिलाफ ये बल्कि इनको जितने भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ फिर रियासत को जरूर इकदाम अनाउंस कर दिया हुआ है। और मैं बता रियासत उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। क्या है यार 25,000 अमेरिका वाले कह रहे हैं, खबर है ना कि 25,000 ये इन लोगों को आप ना छेड़ें, बराए मेहरबानी इनको, वो भाई उन्हें कहें ये ले जाएं आप, वाले 400-600 उनको चाहिए वो ले जाएं। तो रियासत जहां इतने अच्छे स्टेप ले रही है कि जहां पर हम सानेहा 9 मई के हवाले से कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो फिर वहां पर वो तमाम तर फैसिलिटेटर जिन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।